भी करते हैं। आज हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद अब युद्ध किस दिशा में जाएगा। साथ ही चर्चा करेंगे कि नेपाल में आम चुनावों के परिणाम इलाके के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और इजराइल का ईरान में कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने भी हाइफा समेत इजराइल के दूसरे बड़े शहरों पर जमकर दागी मिसाइलें। खाड़ी देशों ने ईरान के नए हमलों की पुष्टि की। मुस्तफा खामनेई को नए सर्वोच्च नेता की कमान। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी घमासान के बाद लेबनान में 2 साल के लिए टला चुनाव। पार्लियामेंट के स्पीकर ने संसद के कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाने की दी मंजूरी। इसी साल मई में होना था चुनाव। नेपाल में बालेंद्र शाह का पीएम बनना तय। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 2/3 बहुमत के करीब। चुनाव नतीजे में पूर्व पीएम ओली, नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापा समेत कई दिग्गज धराशायी। प्रचंड ने अपनी सीट जीतकर मुश्किल से बचाई पार्टी की लाज। पश्चिम एशिया में भीषण संघर्ष के बीच बढ़ सकता है अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव। दक्षिण कोरिया का अमेरिकी सेना के साथ सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू। पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थ ले जा रही नाव पर अमेरिकी सैनिकों का हमला। 6 लोगों की मौत। अमेरिका ने कार्रवाई को बताया मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान का हिस्सा। और आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की समीक्षा की गई। Throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. और आइए अब बात करते हैं ईरान युद्ध की। पश्चिम एशिया के हालात काफी खराब हो गए हैं। यहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां एक ओर ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस सब के बीच हाल ही में अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। तो वहीं अमेरिका और इजराइल नई लीडरशिप को भी निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। आइए आपको युद्ध की ताजा स्थिति से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में भड़की जंग के शोलों की धधक हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के 10वें दिन भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। एक दिन पहले ईरान के ऑयल डिपो पर हुए हमले के बाद सोमवार को इजराइल ने मध्य ईरान में कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इन ठिकानों में आंतरिक सुरक्षा कमांड केंद्र और मिसाइल लॉन्च साइटें शामिल हैं। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह ईरान पर लगभग 3400 हमले करने का दावा किया है। वहीं ईरान ने भी हाइफा समेत इजराइल के दूसरे शहरों पर जमकर मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध क्लस्टर बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं।
वहीं ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। खाड़ी क्षेत्र में अब तक कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश सुरक्षाकर्मी या विदेशी कामगार थे। कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भी रात भर में नए हमलों की बात कही है। खाड़ी देशों में बहरीन में युद्ध की शुरुआत के बाद से किसी भी हमले में सबसे अधिक हताहतों की संख्या दर्ज की गई है। ड्रोन हमले में 4 बच्चों सहित 32 नागरिक घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों पर एक दूसरे के पानी साफ करने वाले संयंत्र को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। सऊदी अरब ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अरब इस्लामी और मित्र देशों के खिलाफ बताया है। वहीं कतर ने ईरान पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। इस पर जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर अन्य देशों के क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होता है तो ईरान को स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। युद्ध का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड में भी 26% की तेजी दर्ज की गई है। इसकी कीमत करीब $117 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। 2022 के बाद कच्चा तेल पहली बार $100 के ऊपर पहुंचा है। बहरीन की सरकारी तेल कंपनी बापको एनर्जीज ने अपनी एक्टिविटीज पर फोर्स म्यूजियोर घोषित किया है। इसका मतलब है कि अगर किसी वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो कंपनी की उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं। वहीं इजराइल लेबनान में ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में इजरायली सेना पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर गैर कानूनी तरीके से सफेद फास्फोरस वाले गोले दागने का आरोप लगाया है। इस बीच खबरों के मुताबिक ईरान ने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है। 56 साल के खामनेई को 88 मेंबर वाली एक्सपर्ट असेंबली ने देश के सबसे ऊंचे पद पर चुना है। చూడండి సార్, కేవలం ₹100 ఇండికేటర్ కోసం రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నాడు. केवल और ताज़ा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव नयन, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। डॉक्टर नयन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नयन, पहला सवाल यह है कि मुश्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। खबरें हैं कि तेहरान में भी कुछ लोग वहां पर विरोध करते हुए देखे गए इस फैसले का, और आरोप भी लग रहा है कि जो रिजीम एक तरह से राजशाही के खिलाफ या वंशवाद के खिलाफ जो इस्लामिक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ था, उसके बाद अब खामनेई के बेटे को ही सुप्रीम लीडर चुनना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस बात की चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। अगर आप इजरायली अखबारों को भी देखेंगे तो वहां भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि उनके 56 वर्षीय पुत्र को लाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ विभाजन पाश्चात्य जगत में भी है, इजराइल में भी है कि खामनेई के जो 56 वर्षीय पुत्र है उन्हें ज्यादातर माना जाता है कि वह राजनीति से दूर रखते हैं। लेकिन अभी जो समाचार पत्र देखने को आ रहे हैं पाश्चात्य जगत के भी, अमेरिका के भी, तो उन्हें वो एक पॉलिटिकल एक व्यक्तित्व के रूप में उभार कर ला रहे हैं। और ट्रम्प का तो बयान भी आ गया कि वह उन्हें भी समाप्त कर देंगे, तो ये अलग चीज है। लेकिन देखिए, अंदर कहीं न कहीं अमेरिका में भी, इजराइल में भी एक समझ है कि वह राजनीतिक जगत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिस तरह से उनके पिताजी किया करते थे। और सुप्रीम लीडर थोड़ा सा म्यूटेट जिसे कहते हैं, थोड़ा सा नरमी रखेंगे और यहीं से एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक बहुत दिनों से एक रंजिश थी, एक बहुत दिनों से शिकायत थी। जो पूरे के पूरे ईरान की जो भी जनतांत्रिक व्यवस्था रही हो उससे कहीं ऊपर उठकर एक स्पिरिचुअल लीडर कहे या धार्मिक कहे या उन्हें जो जिस तरह की आप संज्ञा देना चाहे दे, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोल दे, जो भी बोल दे, तो वो एक थे। और वो उनके हट जाने से उनके पुत्र हो सकता है कि अपने पिता के साथ जो हुई है घटनाएं उससे एक सबक ले और वो राजनीति में उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सब के बीच सर, जो ईरान से खबरें आ रही हैं कि तेहरान में जब मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने की घोषणा हुई थी, वहां पर कई लोगों ने अपनी विंडो में आकर के, बाहर आकर के इसका विरोध वहां पर किया है। तो क्या लगता है आपको, देश के अंदर क्या एक कर पाएंगे देश को मुश्तबा? देखिए, ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही बहुत ऐसा नहीं था कि जनव्यापी समर्थन था, एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन था। और वो चाहते एक देखिए, पिछले कई महीनों से, वर्षों से आप देख रहे होंगे, एक जन आंदोलन था, एक जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की एक पहल एक बड़े हिस्से से चल रही थी। तो देखिए, वहां विरोध होना बहुत ही अस्वाभाविक हमें नहीं मानना चाहिए।
कहीं ना कहीं देखिए डिवीजन है। आप जब राष्ट्रपति का ही चुनाव हो रहा तो उसमें भी आपने पाया था कितना विभाजन था। तो विभाजन तो रहेंगे ही। देखिए शुरू में ही आया था, जिस समय इजराइल आपका अगर सिंपैथेटिक हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो मान सकते हैं कि ईरान के अंदर विरोध होना ही होना है। कुछ ना कुछ बात तो है ही, जिसके चलते इजराइल शुरू के दिनों में उनका समर्थन करता नजर आ रहा था कि यह एक अपॉलिटिकल व्यक्ति है, अगर यह आ भी जाते हैं तो ईरान की एक नई राजनीतिक चरित्र देखने को मिलेगा। तो देखिए एक है, कई मत है, ऐसा नहीं मानी। ईरान एक बहुत ही जिसे कहते हैं सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां बड़ी जड़ें मजबूत है, वहां की जो आप बौद्धिक क्षमता है काफी विकसित है। आप उनके कानूनी विशेषज्ञ से लेकर ठीक है सर, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल ये है सर कि जिस तरह से इजराइल ने भी, अमेरिका ने भी लगभग ये साफ कर दिया है कि जो नई लीडरशिप है उसको भी टारगेट करेंगे, तो क्या लगता है आपको किस दिशा में अब ये युद्ध जाएगा? देखिए दोनों पक्ष की बात हो सकती है। टारगेट कर भी सकते थे कि एक हम उनके पिताजी को, खमैनी को टारगेट करने का कोई तर्क नजर नहीं आता है। जो व्यक्ति बीमार, बूढ़ा, जो किसी भी क्षण कुछ अगले 2 साल का मेहमान हो, उसको आपने हटाया, तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक विक्ट्री उनके लिए था। इस व्यक्ति को हम हटाएंगे, हटा के रहेंगे। उससे ज्यादा उन्हें कोई भी स्ट्रेटेजिक गेन देखने को हमें नहीं लगता है कि मिला होगा। लेकिन एक जिद है ट्रंप की भी, एक कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं सिंबॉलिक विक्ट्री देखना चाहते थे उस व्यक्ति को, जिसे हमने कहा हटा दिया। तो एक पक्ष हमेशा से इजराइल में भी रहा है, नेतान्याहू जैसा जो चरमपंथी कई लोग कहते हैं, यहां तक कि अमेरिकी जिसे राजनीतिक व्यवस्था में भी कोई बातचीत या युद्ध रोकने की कोई आशा आपको दिख रही है सर आने वाले समय में? युद्ध रोकने के मुझे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि देखिए अभी ब्रिटेन से लेकर आप अमेरिका सब जगह से जब प्रतिक्रिया देखेंगे, तो अभी आपने बताया कि तेल का कीमत 107 से डॉलर तो आपने दिखाया घट के आ गई, $120 तक पहुंच गई थी। और पूरी की पूरी अमेरिका में गैस का खुद की कीमत 57% पिछले एक सप्ताह में वृद्धि हुई है। वहां का जनमानस परेशान है, वहां इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो रहा है, लोग परेशान है, तो एक दबाव तो ये तेल की कीमतों का असर किस पर पड़ेगा? क्या अमेरिका युद्ध रोकेगा या ईरान पर असर पड़ेगा? ईरान युद्ध रोकेगा, कौन रोकेगा? तो ट्रंप क्या, अगर जिसे कहते हैं हम अपनी भाषा में, मेथोडोलॉजी में, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर उनके CNN के आप साक्षात्कार को देखें या बाकी जगह भी दे रहे हैं, तो लग रहा है कि उनके हाथ से कमान निकल गई है और जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हो रहा है। वो कभी नहीं सोचे थे कि ईरान इस तरह से व्यापक रूप से हमले करेगा और इस तरह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर को नुकसान पहुंचाएगा और हर तरफ जो ऊर्जा का संकट पैदा कर रहा है। उनके जापान चिंतित नजर आ रहा है। यानी ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार दुनिया में बढ़ रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप पर, ये आप कहना चाहते हैं। सर एक और महत्वपूर्ण खबर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल।